NCERT 13.1 सॉल्व करेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग। 13.1 में देखो क्या है, 8 नंबर। गुड मॉर्निंग। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, है ना। एक डाई को, है ना, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। होगा उसमें किया जाएगा। नहीं, मैं तो ख़त्म करके ही रहेंगे। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार इसको उछाला जा रहा है। 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। देखो, जब डाई को 3 बार उछाला जाएगा तो एस क्या बनेगा। 3 बार जब उछाला जाएगा डाई को तो क्या होगा, 1 1 1 1 1 2 डॉट 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 कहाँ तक, 1 1 6 तक। फिर क्या बनेगा, 1 1 1 2 1, है ना, 1 2 1 1 2 3 1 2 4 डॉट 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 1 2 2 भी आएगा, 1 2 2 1 2 3, फिर 1 2 4 से लेके 1 2 6 तक, है ना। ऐसे जाएगा ये, जाते 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 कहाँ तक जाएगा, 6 1 1, है ना, डॉट 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 6 6 6 तक। यानी टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में 4 अपीयर आ रहा है। ई इवेंट क्या है, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, ऑन थर्ड टॉस। तो टोटल आउटकम कितने होंगे ई में, थर्ड टॉस में 4 अपीयर हो, मतलब लास्ट वाला में केवल 4 हो, कितने आएंगे, 1 2 3 4 6, टोटल 6 आएंगे, है ना। ऐसा होगा, देखो 1 1 4 ऐसा हो सकता है, या 1 2 4 ऐसा हो सकता है, 1 3 4 ऐसा हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, है ना। ये टोटल करते जाएंगे तो लास्ट में 4 रहना है, और ये दोनों वेरी करेगा, 1 2 2 1 3 4, लास्ट वाला बस 4 रहना है। तो ये टोटल आउटकम कितने होंगे, 36 हो जाएंगे ना। 34 हो जाएंगे, 36 देख लो एक बार और, 36 होंगे या कम होंगे या ज़्यादा होंगे, बोलो। 36 होंगे ना शुभम, चलो एन ऑफ ही 36 आ गया। एफ बोल रहा है 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट एंड 2 टॉस। एफ क्या है, 6 and 5 appears on first and second toss, है ना। 6 और 5 ये लगातार रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, 6 5 के अलावा फर्स्ट और सेकंड टॉस पे कुछ भी नहीं है, यानी 6 5 और 1, फिर 6 5 2 6 5 3 डॉट 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 6 5 6, है ना। यहाँ तक आएगा ये। एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 6। अच्छा, इसमें देखो 36 होगा या ज़्यादा होगा, कुछ मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा होगा। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 6 6 4, चलो 36 ही होगा। पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि क्या ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ई और एफ को इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहा है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, ई में नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 36, हाँ 36 ये वाला
हैट्रिक है। हाँ देखो, जैसे 3 आउटकम है, एक प्लेस ये है और एक प्लेस ये परम्यूटेशन से होगा और एक प्लेस ये है, 3 प्लेस हमको भरना है। 1 से लेकर 6 तक, इसमें 1 से लेकर 6, इसमें भी 1 से लेकर 6, इसमें भी 1 से लेकर 6, और ये हमारा पॉइंट फिक्स हो जा रहा है कि 4 ही आ रहा है, ये पॉइंट फिक्स हो जा रहा है। अब इन दोनों को अरेंज करना है, और एक का चांस कितना है टोटल, एक में टोटल 6, एक में 6, यानी 6 × 6 36 टाइम्स ये अरेंज हो सकता है, ये परम्यूटेशन से आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई वही ना, डायरेक्ट किया, कहाँ लिखे हैं पूरा, देखते हैं 1 1 1 2 देखते हैं, देख रहे थे वेरी कर रहा है ये, यानी 2 वाला बदल रहा है, ये फिक्स रह रहा है, सीधे 6 से 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 36 आ गया है ना। नंबर ऑफ वेज से सीधे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ वेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, n ऑफ ई अपॉन n ऑफ s इक्वल टू n ऑफ f कितना होगा, n ऑफ f कितना हो जाएगा, n ऑफ f अपॉन सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ f कितना हो जाएगा, n ऑफ f अपॉन n ऑफ s कितना हो जाएगा, n ऑफ f कितना है 6 अपॉन 216 यानी 1/36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f निकालो, है ना, उसके लिए n ऑफ e इंटरसेक्शन f निकालना पड़ेगा, यानी e इंटरसेक्शन f। अब बताओ कितने ऐसे चांसेज होंगे, कितने ऐसे आउटकम होंगे जिसमें लास्ट वाला 4 हो, लास्ट वाला 4 हो और शुरू के 6 और 5 हो, है ना, यानी ई इंटरसेक्शन एफ में वही ना आएगा। ई क्या है, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस में 4, और एफ क्या है, पहले और दूसरे पे 6 और 5, यानी कितने ऐसे टॉसेज होंगे जिसमें पहले और दूसरे पे 6 5 और तीसरे पे एग्जैक्टली 4 यहीं आए। ये तो एक ही हो सकता है, 6 5 4 फिक्स है, 6 5 4 ये फिक्स है, यहीं आएगा। तो ऐसे टोटल एक ही आउटकम होंगे ना 216 में, 216 टोटल आउटकम है, देख लो ध्यान से। लास्ट में 4 आना चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, लास्ट में 4 और फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 5, यही आना चाहिए। भैरी भी तो नहीं कर रहा है कोई, यहाँ पर ऐसा अगर बोलता कि शुरू में 6 लास्ट में 4 बीच का कुछ भी, तो बोल देते 6 आएगा, या 1 फिर 2 या 3 4, यह बोल रहा है कि 5 हो, 6 5 4, है ना। तुमसे बोले कि दो डाइस को थ्रो किया जाए, रोल किया जा रहा है, कितने चांसेज हैं 1 और 1 आने के, कितना बार 1 और 1 आएगा, एक ही बार आएगा ना। 1 2 कितना बार आएगा, एक बार। अच्छा, ऐसा कितने आउटकम होगा जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 1 और बाकी पे कुछ भी आ जाए, हाँ, जिसपे फर्स्ट थ्रो में 1 बाकी सेकेंड थ्रो में कुछ भी, 1 1 1 2 1 6, आ गया समझ में। ऐसे कितने आउटकम होंगे जिसमें पहले डाई पे 6, दूसरे डाई पे 5, तीसरे डाई पे 4, टोटल एक ही चांस होगा 216 में। नहीं समझ में आ रहा है, कितना होगा ये 6 5 4, यानी n ऑफ ई इंटरसेक्शन f कितना होगा 1, केवल एक ही आउटकम आ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन f निकालो, कितना होगा n ऑफ ई इंटरसेक्शन f अपॉन n ऑफ s, कितना हो जाएगा 1/216। ठीक, इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 इवेंट इंडिपेंडेंट तभी होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन f इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ f हो जाए। ये हम लोग उस दिन डिस्कस भी किए थे, ऐसा क्यों होता है, याद है कि नहीं, याद है ये बात, याद है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन f कितना आया है 1/216, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आया है 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ f 1/36 इक्वल टू 216, आ गया ना, यानी इंडिपेंडेंट है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। इसके बाद क्या था, 10 था, 12 13। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू, दंपति के 2 बच्चे हैं, ठीक है, वाई मतलब एक पेरेंट्स के, एक माता पिता के 2 बच्चे हैं और दोनों के होने के बराबर चांस है, लड़का और लड़की। हाँ, इफ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज गर्ल एट लीस्ट 1 इज गर्ल। देखो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं दोनों जुड़वा नहीं है, ठीक है, दोनों बारी बारी से हो गए, छोटे बड़े हैं,
तो देखो पहले ये भी हो सकता है वो जो पहले लड़का हुआ है वो लड़का हो जाए, जो पहले बच्चा हुआ है वो लड़का हो जाए, दूसरी बार में जो हुआ है वो गर्ल हो जाए, है ना। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ऐसा, इसको स्मॉल में लिखो, बॉय और गर्ल। दूसरा पॉसिबिलिटी है बॉय और बॉय दोनों लड़का हो जाए। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, गर्ल बॉय हो जाए। चौथा पॉसिबिलिटी दोनों गर्ल हो जाए। ये ना पॉसिबिलिटी हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अब देखो एन ऑफ टोटल कितने आउटकम हुए, 4। पहला इवेंट क्या है, द यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट मतलब छोटा वाला, है ना। यंगेस्ट मतलब छोटा वाला, यानी जो बाद में हुआ है ना, जो बाद में हुआ है, जो बाद में लड़का, जो बाद में बच्चा हुआ है उसका गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बाद में कौन गर्ल है, एक ये और एक ये, बॉय गर्ल और गर्ल गर्ल, ये 2 पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ही कितना होगा, 2/4। ठीक, दूसरा इवेंट क्या है, एफ 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, हाँ। और बोलो एफ की क्या है, एफ क्या, एफ कौन सा इवेंट है, बारह। एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, है ना। दोनों में से कम एक लड़की हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो एफ में कितने आएंगे इवेंट, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। एटलीस्ट 1 इज गर्ल मतलब बॉय गर्ल, एटलीस्ट कम से कम एक गर्ल होना चाहिए। बॉय बॉय नहीं आएगा, गर्ल बॉय आएगा, गर्ल गर्ल भी आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अब देखो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों लड़की हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। लेट let A be the event that both are girl। ठीक है, दोनों लड़की हो जाए। अब क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन 1 में ई, है ना। बारी बारी से पूछ रहा है ना, दोनों के लड़की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक में पॉइंट देके फिर दूसरा पॉइंट देके, यानी ये वाला ऐसा पूछा जा रहा है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए हो चुका है, मतलब ये कौन सा ई, बॉय गर्ल और गर्ल गर्ल हो चुके हैं, तब दोनों लड़की होने की क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो पहले हम इससे पहले इंटरसेक्शन वाला काम कर लें, ए निकाल लें। बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स की एक ही पॉसिबिलिटी है, गर्ल 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 गर्ल। और ए इंटरसेक्शन ई कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन ई में गर्ल गर्ल और ए में गर्ल गर्ल, यानी केवल गर्ल गर्ल। ए इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, गर्ल गर्ल और गर्ल गर्ल, एक ही आएगा फिर इसमें भी गर्ल गर्ल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन 1 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन 1 यानी गर्ल गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। आ गया समझ में। प्रोबेबिलिटी इसका कितना होगा, ए इंटरसेक्शन आई का, ए इंटरसेक्शन आई मतलब ए इंटरसेक्शन ई 1/4 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है, माने ई 1/2 कितना होगा, 1/4 इंटू 2/1 1/2, यानी पहला पॉइंट का आंसर 1/2। दूसरा का देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ, दोनों के लड़की होने की क्या पॉसिबिलिटी है, अगर दोनों में से कम एक लड़की हो, यानी 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4 इक्वल टू 1/4 इंटू 4/3 1/3 हो गया। देखो देख रहे थे क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ रहा है।
चलो लिख लो जल्दी से। टोटल प्रोबेबिलिटी देखो, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सुनो झगड़ा बाद में कर लेना। अभी सान्या हॉस्पिटल से आई हो ना, फिर चले जाओगी, अभी वापस चले जाओगी, फिर वहीं पे भेज देंगे। देखो क्या हो रहा था ना, हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे प्रोबेबिलिटी में, क्या रिकॉर्ड हो गया? अच्छा देखो, बाकी जो वीडियो होता है उसको तुम लोग कहीं शेयर वेयर नहीं करते हो? नहीं सर, मत करना है, करते हो? देखो वायरल ना हो जाए वो सब, ऐसा ना हो कि वायरल हो जाए वीडियो। करते हो क्या शेयर तुम लोग? रहे थे, मान लो एक हमारे पास बैग है, ठीक, जिसमें 5 ब्लैक बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल मेरे तरफ और 4 रेड बॉल। रेड कौन है? ये हरिओम की तरह, ठीक है। 5 ब्लैक बॉल 4 रेड बॉल है किसी बॉक्स में, ठीक है। कोई नहीं देख रहा इधर, देखो ऐसे बताना अपने मन से। मन में आया एक क्वेश्चन आया, एक बैग है जिसमें मेरे तरफ 5 ब्लैक बॉल है और 4 इसकी तरफ रेड बॉल है, ठीक है। तो ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगा? 5/9। ये बात सबको अच्छे से पता है। वहीं 2 अगर बॉक्स दे दिया जाए, ठीक है, और एक में 6 ब्लैक बॉल, दूसरे में 7 रेड बॉल, ऐसा दे दिया जाए और तब पूछा जाए ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसा कभी देखे हो? अभी तक के चैप्टर में ऐसा नहीं आया होगा। 2 ब्लैक बॉल, 2 बैग हो जाए अलग अलग है दोनों ब्लैक बॉल, एक में नहीं है, मिक्स नहीं है, दोनों बैग अलग अलग है, दोनों में बल्ब्स अलग अलग है, ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अलग है, नंबर ऑफ रेड बॉल अलग है। और पूछा जा रहा है कि एक बॉल को रैंडमली निकाला जाता है, तो ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं समझ में आया? देखो एक अगर बैग है हमारे पास, इसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब 4/9 5/9 करके। वहीं 2 बैग दे दिया जाए और दोनों में अलग अलग बल्ब्स दे दिए जाएं, तब बोला जाए कि एक ब्लैक बल्ब आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना? एक ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो यहाँ क्या है कि दो बैग हैं, पहले एक बैग था, अब 2 बैग आ गया। पहले क्या करेंगे? पहले एक बैग को पिक करेंगे, तब ना उसमें से बल्ब निकालेंगे, है ना? डायरेक्ट ऐसे नहीं ना हो जाएगा। पहले एक बैग चूज करेंगे, उसके बाद एक बल्ब निकालेंगे। 2 तरह से काम हो रहा है इसमें, है ना? पहले एक बैग निकालेंगे, है ना, और दूसरी बार में बल्ब निकालेंगे। यानी इसको अगर E1 माने, इसको E2 माने, ठीक है ना? इसमें 2 केस बनेगा, पहले इसको चुनेंगे या तो इसको चुनेंगे, पहले दोनों में से एक को पिक करेंगे, उसके बाद बल्ब निकालेंगे। तो पहला इवेंट बनेगा E1, दूसरा इवेंट बनेगा E2 और तीसरा इवेंट बनेगा A या R बोलो, तीसरा इवेंट R बोल दो। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है ना, 3 इवेंट बनेगा इसमें। अगर सीधा दो बैग दे दिया जाए, ध्यान से समझना, सब यही है। उसके बाद तो बस फॉर्मूला पढ़ना है अपने को, बस समझना यहीं पे है। 2 बैग है, एक बैग होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, सीधा निकाल लेते। 2 बैग है और 2 बैग में से एक बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। पहले एक को चूज करेंगे, तो पहले एक को चूज करेंगे, यानी अगर इसको चूज करें तो E1, इसको चूज करें तो E2, 2 इवेंट इसमें बन जा रहा है। और तीसरा इवेंट रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। जब बल्ब एक निकाल लेंगे, जब एक बैग चूज कर लेंगे, तब ना उसमें से बल्ब निकालेंगे। ये तीसरा इवेंट हो गया, है ना? और देखो 2 बैग है, तो दोनों को पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2 या तो पहला बैग आएगा पहली बार, नहीं तो दूसरी बैग आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा? 1/2, मतलब बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरा बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2, क्योंकि दोनों इक्वली लाइकली हैं, दोनों पास में रखा हुआ है, कुछ भी उठा सकते हैं, दोनों में से कोई भी बैग उठा सकते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ R E1 हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 हो चुका है
अब आर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब इवन ये बैग हम सेलेक्ट कर चुके हैं, पहला बैग निकाल चुके हैं, उठा चुके हैं, अब उसमें से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 4/9, 4/9 हो जाएगा, है ना। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन E2 घटित हो चुका है, इवेंट E2 हो चुका है, तब आर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब दूसरा बैग सेलेक्ट कर लिए हैं, तब रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 7/13 हो गया। अब हमें पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइनल ये ना पूछा जा रहा था, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो पहले हम बैग 1 को सेलेक्ट करें और तब उसमें से रेड बॉल सेलेक्ट करें, है ना, ये एक हो सकता था, नहीं तो दूसरा बैग को चूज करें पहले और उसमें से रेड बॉल निकालें, यही ना पॉसिबिलिटी हो सकता था दोनों में, देख लो। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आया है 1/2 इंटू R/E2 कितना आया है 4/9, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, प्लस E2 कितना आया है 1/2, RE2 कितना आया है 7/13, दोनों को ऐड कर दो, 4/18 प्लस 7/26, जितना आएगा वही हो जाएगा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। आ गया, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी जाने बिना हम लोग कैलकुलेट कर लिए, यही तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, यही टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है, फॉर्मूला यही है टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब देखो फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं, अभी मत लिखो इसको, बाद में लिख लेना, कोई फायदा नहीं, कॉमन नहीं हो जाने। आई जे का मतलब 1 2 3 1 2 3 वेयर I नॉट इक्वल टू जे। टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगेगा ये कंडीशन बता रहे हैं हम, टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगेगा, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा होगा तब प्रोबेबिलिटी लगेगा, ये डेफिनेशन जस्ट ए डेफिनेशन है, ये थ्योरम है। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ये सब 2 कंडीशन दे दिया जाएगा, इसके आधार पे हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी को प्रूव करेंगे। अब ये मत कहना कि ये कैसे हुआ, ये होगा तभी ये लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। जैसे 2 इंडिपेंडेंट इवेंट होते थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता था, वैसे ही ये है। अगर ऐसा होगा और दूसरी बार में E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन En इक्वल टू पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, ठीक है, ये E1 E2 E3 अलग अलग इवेंट है, सबको मिला दे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाए, तब जाके टोटल प्रोबेबिलिटी ले। यही 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन जब होल्ड करेगा तब टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है, बात समझ में आया। चलो लिखो वैसा आएगा, अभी बहुत सारा आएगा। और इसको अगर हम डायग्राम से बनाएं, डायग्राम से समझाएं तो ऐसा होगा, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मान लेते हैं इसको, और देखो ये जो इवेंट दिया गया है 2 तरह से है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, आराम से डिसजॉइंट भी है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, पूरा का पूरा इवेंट मिलके सैंपल स्पेस बना दे रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा इवेंट एग्जॉस्टिव है, और यहाँ से फाई आ रहा है, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये सारे इवेंट को इसमें ऐसा बनाना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाए और एग्जॉस्टिव भी हो जाए। तो देखो मान लो ये हो गया E1 E2 E3 E4, देखो तो E1 अलग इवेंट है, E2 अलग इवेंट है, इसको डायग्राम से दिखा रहे हैं, E2 अलग इवेंट है, E3 अलग E4 अलग, कोई किसी पे ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है, सब अलग अलग है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिसजॉइंट इवेंट है, कोई किसी पे जा नहीं रहा है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और सबको मिला देने पे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जा रहा है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, है ना। ये वही है, E1 बैग है, बैग 1 बैग 2 बैग 3 बैग 4, इसमें कुछ रेड ब्लैक बॉल्स हैं, इसमें कुछ रेड ब्लैक बॉल्स हैं, इसमें कुछ रेड ब्लैक, इसमें कुछ रेड ब्लैक, है ना। और मान लो रेड बॉल यही है, रेड बॉल ये वाला है पूरा, ये पूरा का पूरा बैग हो गया, ये रेड बॉल हो गया, ये पूरा का पूरा बैग हो गया, ये रेड बॉल, ये ब्लैक बॉल, बात समझ में आ रहा है। ये पूरा का पूरा बैग E2 पूरा का पूरा बैग, और ये जो इधर वाला हिस्सा है वो ब्लैक बॉल, और जो सर्कल में आ गया वो रेड बॉल, ये रेड बॉल, ये रेड बॉल, ये रेड बॉल, इसी को बोल रहे थे A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, बात समझ में आ रहा है।
पूरा का पूरा बैग हो गया। अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हम लोग खोज रहे हैं, ये वाला ए। हमें क्या चाहिए, डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, इसी के लिए सारा कहानी कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ गया। E1, E2, E3, E4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, एग्जॉस्टिव हो, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा। बात समझ में आ गया। टोटल प्रोबेबिलिटी यही करता है। अब देखो, क्योंकि सारे इवेंट एग्जॉस्टिव हैं, यानी E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन EN क्या है, S है, एग्जॉस्टिव है, सब मिलके S हो जा रहा है। और साथ साथ A इंटरसेक्शन S क्या होगा, हमेशा ये होगा। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, मतलब कोई एक सेट A उसको यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन ले ले तो क्या आएगा, A ही आएगा। ठीक है। और देखो S क्या है हमारा, पूरा का पूरा ये है, E1 से लेके EN तक का यूनियन है S, उसके बराबर है ना। यानी A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन EN ले सकते हैं, इक्वल टू A। बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। बस S के जगह ये पुट कर दिए, ये प्रूफ हो रहा है एक तरह से। अब देखो उसको थोड़ा इंटरसेक्शन लो सबका, क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन A इंटरसेक्शन EN इक्वल टू A हो जाएगा, होगा ना। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन A इंटरसेक्शन EN इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब देखो ये जो A और इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E1 में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा, और A इंटरसेक्शन E2 ये वाला हिस्सा, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, डिसजॉइंट है कि नहीं। ये वाला और ये वाला अलग अलग है, दोनों शेडेड रीजन अलग अलग है ना, ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एरिया इंटरसेक्शन दिस एरिया 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे यूनियन में तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस यूनियन प्लस में बदल जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E3 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EN इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा। अब देखो ये यूनियन का बात था, तो यूनियन हमेशा प्लस में बदलता है, और प्लस में बदलने के साथ साथ माइनस में इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B करते हैं ना। और जब A और B दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, डिसजॉइंट होता है, तो वो 0 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 हो जाता है। यहाँ भी वैसा ही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, अलग अलग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो ही मान के देखो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस यूनियन दिस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस होगा ना, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों का इंटरसेक्शन 0, यानी ओवरऑल बात यही रह गया। बात समझ में आ गया। अब देखो हम लोग पढ़े थे कंडीशन, नहीं ये 0 नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन E2 ये 0 होगा, ठीक है ना। देखो इसको A मानो, इसको B मानो। देखो तुम बात नहीं समझ रही हो, देखो इस 2 को लेकर पहले देखते हैं, बाकी छोड़ो, 2 को लिखते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2, है ना, इसी को लेके चलते हैं। और ये दोनों डिसजॉइंट है, ये और ये दोनों डिसजॉइंट है। ये क्या है, ये वाला रीजन है, ये वाला, और ये वाला रीजन है, समझ गए। चलो और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 को ऐसा लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं शुभम, ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 को, कैसे, किस बात पे ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा हम लोग पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ये बताया था। फिर कोई बोलेगा सर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऐसा लिख सकते हैं ना, ये अलग बात है, ये अलग बात है, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन E1 बोले या E1 इंटरसेक्शन ए बोले, इंटरसेक्शन हमेशा कम्यूटेटिव होता है, होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा। दोनों बात सही है, एक ही तरह है, ठीक है। चलो फिलहाल इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखे थे ये बात खत्म करो अब, हैं? लाना है, तुम्हें पता चल गया, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ लाना है। इतना कौन भिगा देता है इसको। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर प्लस इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 को प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस करते जाएंगे, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ En गिवन En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन En इक्वल टू लास्ट में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले बैग 1 को सेलेक्ट करें, उसके बाद उसमें से रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर बैग 2 को सेलेक्ट करें, फिर उसमें रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको लिखें, मल्टीप्लाई करें, सबको ऐड कर दे, हो जाएगा। आ गया समझ में, इतना ही अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आया था, ये 12th में थे तो मेरे समझ में नहीं आया था, हम इसको याद कर गए थे, रट लिए थे पास करने के लिए। MSc में गए तब जाके समझ में आया, क्योंकि BSc में था नहीं, सीधा MSc में मिला, ठीक है। यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन En लिख सकते हैं। इसको अगर शॉर्ट भाषा में लिखे, किसी का पेज कम हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, तो कैसे लिखेगा वो, जल्दी से, I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI का समेशन, हो जाएगा। नहीं होगा, हो जाएगा, इसको लिख लो। अरे इसी को खोल के लिखोगे तो ये आ जाएगा। I के जगह 1 करो, E1 A बटा E1 प्लस समेशन है ना, प्लस I के जगह, इतना देर से समझते हो तुम लोग, सोचो मत। ये मिटा दें। अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी पे एक सवाल कर लेते हैं अच्छे से हम लोग, टाइम दिखाओ थोड़ा, वाह वाह बहुत टाइम है। चलो जल्दी से the construction.
नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो देखो, थोड़ा बोलो तो एक बार क्वेश्चन हम मिला लें बुक से। बोलो तो, इसको बोलो तो, इसको पढ़ो तो। ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब। चलो इसको बोलो तो एक बार, इसको। ए पर्सन हैज, मिलाना कहीं पे फॉल्ट हुआ हो। ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी a strike, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike। ठीक है, determine the probability that the construction job will be completed on time। ठीक है, बुक में देख ली? नहीं मिला बुक में? कहाँ पे है? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। चलो ठीक है। हाँ, एक आदमी जो है एक जॉब को, एक कंस्ट्रक्शन जॉब को ले रहा है काम करने के लिए। 0.65 प्रोबेबिलिटी है स्ट्राइक होने की, ठीक है, और 0.80 प्रोबेबिलिटी है कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की, इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं होता है तो 0.80 प्रोबेबिलिटी है कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की, और 0.65 है स्ट्राइक होने की। लेट even be the event that there is strike। स्ट्राइक हो रहा है और नहीं हो रहा है, फिर स्ट्राइक हो रहा है तो काम हो रहा है, और स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो भी काम हो रहा है ना। मतलब पहले बैग 1 चूज कर रहे हैं, फिर बैग 2 चूज कर रहे हैं। बैग 1 चुनने के बाद उसमें से रेड बॉल निकाल रहे हैं, अरे पहले वाले घटना से रिलेट कर रहे हैं इसको। एंड E2 be the event that there will be no strike, no strike, है ना। E1 E2 स्ट्राइक, नो स्ट्राइक, दो केस हो रहा है, एक में स्ट्राइक हो रहा है और एक में स्ट्राइक नहीं हो रहा है ना। स्ट्राइक हो रहा है और नहीं हो रहा है, और हमें जॉब कंप्लीट चाहिए हर हाल में, स्ट्राइक हो नहीं हो। जब स्ट्राइक हो रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? स्ट्राइक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.65। ये स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है। तो नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नहीं दिया इसमें, तो नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी? 1 - 0.35 है ना। 0.65 तो क्या हो जाएगा ये? 0.35। जब अगर स्ट्राइक होगा तो इतना, तो नहीं होगा तो इतना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अरे E1 कम्प्लीमेंट लेते तब ना डेस्ट देते, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खुश? चलो अब क्या है, ये अगर स्ट्राइक हो रहा है तो जॉब कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? स्ट्राइक हो रहा है तो क्या हो रहा है? 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike। नो स्ट्राइक के वाला है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो E1 E2 तो ले चुके, ये मेन तो लिया ही नहीं। लेट ए बी द इवेंट दैट द जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, है ना। ए क्या है? जॉब के टाइम से कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, हर हाल में चाहिए ना, जॉब कंप्लीट हो जाए टाइम पे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। स्ट्राइक हो रहा है तो जॉब कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? स्ट्राइक हो रहा है तो, सॉरी स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो, स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो क्या है प्रोबेबिलिटी? 0.80। अगर स्ट्राइक हो रहा है तो कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.032 दैट द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखे यहाँ? इसको कैसे लिखेंगे? भूल गया, बताओ तो जरा, इसको कैसे लिखेंगे? ए क्यों? A/E1 क्यों? जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी इफ देयर इज स्ट्राइक गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है टोटल थ्योरम से? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या होगा? E1 क्या है? 0.65 इंटू A गिवन E1 क्या है? 0.32 प्लस E2 क्या है? 0.35 और A गिवन E2 0.80। जल्दी से 1 मिनट में कैलकुलेट करके दिखाओ, ये मंच खिलाएंगे 5 वाला है। 0.4 ये बुक से कियो, इसलिए आधा मंच मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। इसीलिए बोले आधा देंगे, उतना दिमाग लगाई ना। अब देखो बुक में अलग तरीका से सॉल्व किया होगा। ये वाला ये वाला डायग्राम ध्यान में रखना हमेशा। अरे फॉर्मूला तो वहीं देगा ना, समझने का हम बता रहे हैं तरीका, ऐसे समझो। समझ में आ रहा है ना? चलो अब दूसरा देखो, बेज थ्योरम देखो। इसके बाद इसको लिख लो जल्दी से, फटाक से लिखो जल्दी से जल्दी से। प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से आया, दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 3 बैग होता तो पूछ सकता था कि ये जो बॉल है रेड है, निकाल चुके, ये पता चल गया कि रेड है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बैग 3 से आया है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी है ना। जैसे मान लो तो किसी को बुखार हो गया, भगवान न करे किसी को बुखार हो गया है ना, तो बुखार कितने कारण से हो सकता है? हो सकता है उसको फ्लू हो सकता है वो ये कोरोना हो, ये भी हो सकता है कि ठंडे पानी से नहा लिया हो, और ये भी हो सकता है कि गर्म पानी से नहा लिया हो, बहुत ज़्यादा प्रिंस की तरह ज़्यादा गीजर गर्म करके नहा लिया हो, है ना, बुखार लग गया। 4 रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम निकाल रहे थे क्या, ये 4 रीजन थे और बुखार होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। अभी क्या है कि बुखार हो गया है, पता चल गया कि बुखार है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ठंडे पानी से ना आया था? रिवर्स प्रोबेबिलिटी, उल्टा जा रहे हैं हम लोग। पहले उधर से आ रहे थे, अब इधर से जा रहे हैं। बेज थ्योरम यही है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर पता चल चुका है, हम लोग देख चुके हैं कि ये बॉल जो आया है वो रेड है। अब इसमें क्या फाइंड करना है, ये रेड बॉल है, पता चल चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये E1 से आया है, मतलब बैग 1 से आया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये E2 से आया है, ये कैलकुलेट करेंगे। ये अलग अलग कैलकुलेट होगा, मतलब इसका फॉर्मूला अलग, इसका अलग, ऐसे होगा। मतलब ये वाला केस हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें। बात समझ में आया? बेस थ्योरम अच्छा समझ में आ गया ना? नहीं आया? आ गया? बस यही कैलकुलेट करेंगे। हमें पता, वो जो है ना 2 बैग है, किसी में हाथ डाले आंख मूंद के और एक बल्ब निकाले, वो देखे ब्लैक बॉल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से आया है, बस यही पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये जाएंगे तो ही ना पढ़ाएंगे, ये जाएंगे तो क्लास शुरू होगा। तो पता चल जाएगा, जाएंगे तो बोल रहे हैं, अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, यहाँ से जाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है ना? हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन R हो चुका है, मतलब A हो चुका है, अब E1 चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये कैसा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा है। याद करो पहला क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यही तो निकाले थे हम लोग। और इसका क्या फॉर्मूला होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन R डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R। और अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ R क्या पढ़े, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है नीचे में, और ऊपर में क्या है, E1 इंटरसेक्शन R को क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन E1 लिख सकते हैं ऐसा, अभी बताएं वहाँ। और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ R। यस सर, जल्दी बोल रही हो कि फिर बताए नहीं कुछ, जल्दी से आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है, मजाक कर रहे हैं, चलो ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। देखो यही है, बेस थ्योरम का प्रूफ यही है, हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन R इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बस इसको उल्टा कर देना है, E1 R E1, और E1 से मल्टीप्लाई करता है, और नीचे में तो R रहेगा ही रहेगा। नीचे में R याद रखने का क्या तरीका है, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, नीचे में R है तो नीचे में R, इसको पलट के ऊपर लिख देना है, बस हो गया। ये बेस थ्योरम है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन R इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन E2 प्लस अगर n बैग हो तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ En गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन En, अगर n बैग हो इस तरह के। ठीक है, इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन R। EI मतलब बैग 1 बैग 2 बैग 3 कुछ भी ना होगा, कुछ भी सेलेक्ट करने की, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, बोलो मेरे साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन EI, कोई नहीं बोलेगा, समेशन J इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन EJ। नहीं समझ में आया होगा, ये नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। ये जे आई भी लिख सकते थे, यहाँ सेम हो जाता ना, इसीलिए। देखो नीचे तो हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगा ना 1 से लेकर 5 तक, और 1 से 5 तक में हम किसका मतलब बैग 1 की निकाल रहे हैं या बैग 2 की। अगर 2 की निकालेंगे तो 2 ऊपर कर देंगे। देखो एग्जाम्पल से बहुत क्लियर होगा, जल्दी से लिखो एग्जाम्पल एक करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये पक्का 100% समझ में आएगा अच्छे से। अगर फॉर्मूला नहीं भी समझ में आया हो ना, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। हाइपोथेसिस, कहीं कहीं हाइपोथेसिस बोलेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI को क्या बोलेंगे, बुक लाओ तो बुक में दिया होगा। प्राइस में नहीं दिया है, NCERT में शायद नहीं दिया, दूसरे बुक में दिया होगा। प्रायोरी बोलते हैं इसको, PRIORI, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A को क्या बोलते हैं, पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं EI, नहीं वेडनेसडे को कहीं देखेंगे। नहीं पढ़ा है, अभी आया ना, यानी 3.3 और 3.4 करके लाना, नहीं समझ में आएगा, यही तो बात है। क्यों सुषमा, पिछला एग्जाम्पल समझ में आया था क्या, नहीं आया होगा, इस पे आया था, उस पे समझ में आया। चलो अच्छी बात है, आया तो चलो इसको देख लो एक बार। चलो अगर ऐसा है ना तो तुम लोग 18 करके आना घर से, और हम पहले वाला कर देते हैं इसका। नहीं होगा, एक एग्जाम्पल तो कराएंगे ही कराएंगे, 12 क्यों ना बच जाए, क्लास शुरू क्यों ना हो जाए, क्योंकि इसका बिना एग्जाम्पल का ये अधूरा है, अर्धांगिनी है ये। बैग 1 देखो, एक क्वेश्चन है, बैग 1 कंटेन, बोलो तो सुषमा ये क्वेश्चन, बैग 1 कंटेन्स 3, बोलो छोटा सा क्वेश्चन है। 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स while together another bag second contain 5 red and 6 black balls, है ना। One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag second, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बोलते टाइम। देखो 2 बैग हैं, बैग 1 और बैग 2, है ना। बैग 1 में रेड कितने हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल। बैग 2 में ब्लैक बॉल कितना है,
6 ब्लैक बॉल और 5 रेड बॉल, है ना। मान लो लेट E1 बी द इवेंट दैट सेलेक्टिंग बैग 1 और E2 सेलेक्टिंग बैग 2, है ना। एंड E बी द, या A आर है ना, रेड बॉल है ना, रेड बॉल, पता क्या चल रहा है, रेड बॉल है, इट इज फाउंड टू बी रेड, एंड आर बी द इवेंट ऑफ बीइंग रेड बॉल, है ना। बात समझ में आ गया। 3 बातें हैं, बैग 1 सेलेक्ट करना है, बैग 2 सेलेक्ट करना है और रेड बॉल निकालना है। बैग 1 सेलेक्ट करना है, बैग 2 सेलेक्ट करना है। बैग 1 सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2। बैग 2 सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2। और हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पता चल चुका है कि रेड बॉल है, देखो ध्यान से, पता चल चुका है कि रेड बॉल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकेंड बैग से आया है, यानी वो रेड है और सेकेंड बैग से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चाहिए। और हम फार्मूला क्या इसका डिराइव किए थे, इसको मिटा देना। देखो फार्मूला क्या ड्राइव किए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन R इक्वल टू, क्या सेलेक्ट किए, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या फार्मूला ड्राइव किए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ RE2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ RE1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ RE2, यही ना फॉर्मूला था। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/2, 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई E2 कितना है, बैग 1 से रेड बॉल सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ RE2 बैग 2 से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 5/11। और हमें चाहिए क्या कि किस बैग से आया है वो, सेकेंड से आने की क्या प्रोबेबिलिटी, सेकेंड वाले को बस ऊपर कर दो, ये सेकेंड वाला इसको ऊपर कर दो, 1/2 इंटू 5/11। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर कर दो, बस नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो और जो पूछा जाए बस उसी को ऊपर कर दो, हो गया ट्रिक। आ गया समझ में, जा सकते हो, जाओ।